आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि डी++ का जो आपको पता है कि वैकेंसी भी आने वाली है। डी++ की वैकेंसी आ चुकी है, इसके एग्ज़ाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी ये आपके एग्ज़ाम्स में मतलब ये पहले आए भी हुए हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी भी पूरी है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें लयकारी का प्रयोग इसमें अधिकतर किस गायकी में होता है। लयकारी का प्रयोग जो होता है वो अधिकतर किस गायकी में होता है। ऑप्शन ए है आपके ध्रुपद, ऑप्शन बी है आपके ख्याल, ऑप्शन सी है आपके ठुमरी और ऑप्शन डी है आपके चैतन्य। क्या इसका आंसर होगा, आप अपने माइंड में सोचिए कि लयकारी का जो प्रयोग ज़्यादातर होता है वो किस गायकी में किया जाता है। तो इसका आंसर देखो सही क्या आएगा, ध्रुपद आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो ख्याल में क्या है कि ख्याल में चलो ठीक है हम लयकारी प्रयोग करते हैं, ठीक है ज़्यादा नहीं, तो ठीक है कि हम लयकारी को थोड़ा सा क्या है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते कि हाँ भी वो हम अपनी रेंज के अकॉर्डिंग उसको इतना गा लेते हैं कि हम उसको धीरे गाना चाहते हैं तो धीरे गा सकते हैं, अगर हम द्रुत लय में गाना चाहते हैं तो द्रुत लय में गा लेते हैं। लेकिन ध्रुपद में क्या है कि इसमें तो आपको चेंजेस करने ही करने हैं, यानी कि आपको द्विगुण भी करना है, आपको तिगुण भी करना है और आपको चौगुण भी करना है, और आड़ कुआड़ व्यार अगर आपसे होती है तो वो भी ही आपको करनी है। क्योंकि ख्याल में क्या है कि इतना कंपलसरी नहीं होता कि आपको तिगुण ही करना है या चौगुण करना है, लेकिन ये जो ध्रुपद गायकी होती है इसमें दुगुण तिगुण चौगुण जो है ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ध्रुपद। और ध्रुपद जो है इसको क्या बोला जाता है, लंगड़ा ख्याल। ठीक है, इसको ध्रुपद का अगर हम और कोई वे में अगर और कुछ देखते हैं, इसके क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, मर्दाना गायकी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्दाना गायकी। और इसकी ताल कौन सी आती है ध्रुपद की, चौताल। इसकी चौताल आ जाती है। और अगर हम देखें ज्यादातर ये किस रागों में गाया जाता है, तो गंभीर प्रकृति की जो राग होती है उसमें गाया जाता है। ये क्या गाया जाता है, ध्रुपद। और गंभीर प्रकृति की रागें कौन कौन सी आती है, हिंडोल आ जाती है। ठीक है, हिंडोल में भी लोग मुख्यतः होता है कि ध्रुपद को गाते हैं। ध्रुपद के बारे में और क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि ध्रुपद जो है ये लयकारी लय प्रधान गायकी होती है। ठीक है, शब्द और इसमें एक चीज़ और याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लयकार ध्रुपद जो है वो शब्द प्रधान है या भाव प्रधान है। तो याद रखिएगा शब्द प्रधान है। इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी को इमोशनल करना चाहते हो या फिर आपकी गायकी जो है किसी को इमोशनली टच कर रहे हो आप किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वर्ड्स पे फोकस किया जाता है ज़्यादातर। और यहाँ पे जो आप देखोगे ध्रुपद के जो ज़्यादातर वर्ड होते हैं वो किसको डेडिकेट होते हैं, भगवान शिव को। कई बार आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्रुपद की जो गायकी होती है ज़्यादातर किसको डेडिकेट होती है, तो भगवान शिव को डेडिकेट होती है। अगर आप DSSB का कोर्स अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसकी रोज़ इवनिंग में क्लासेस होती है, उससे क्या है कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ख्याल की अगर हम बात करते हैं तो ख्याल तो आपको पता ही है, ख्याल की तालें कौन कौन सी होती है, 3 ताल हो जाती है, 1 ताल हो जाती है, झपताल हो जाती है। ठीक है, 3 ताल, 1 ताल, झपताल। और इसके अगर भाग की बात करें कितने भाग होते हैं इसके ख्याल के, 2। कौन कौन से होते हैं, एक स्थाई और एक अंतरा। और एक चीज और ध्रुपद के बारे में याद रखनी चाहिए कि ध्रुपद के कई बार आपसे क्या है कि ये पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किसने किया था, तो स्वामी हरिदास जी जो आते हैं सबसे पहले वो इसके माने जाते हैं। ठीक है, स्वामी हरिदास। ओके, स्वामी हरिदास का नाम याद रखिएगा। ठुमरी के बारे में क्या याद रखना है, ठुमरी जो है, ठुमरी के आपको याद रखना है कि दीपचंदी ताल में गाई जाती है ये। ठीक है, दीपचंदी ताल में गाई जाती है। अगर और डीपली चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम्स की रिगार्डिंग ही पूछा जाएगा आपसे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, मैं आपको बताऊं तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है कि आपने ना सुना हो। इसमें एक चीज़ पूछी गई है, जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसने अलंकार को 7 भागों में बांटा है। ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसने अलंकार को 7 भागों में बांटा है। ऑप्शन ए में आपसे लेती हूँ लोचन, ऑप्शन बी आ जाता है श्रीनिवास, ऑप्शन सी आ जाता है अहोबल, ऑप्शन डी आ जाता है राम मोहते।
इसका आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसने अलंकारों को 7 भागों में बांटा, यानी कि 7 एक उन्होंने 7 मुख्य अलंकार माने हैं और 7 अलंकारों के अंतर्गत इसको रखा है। तो देखो इसका सही आंसर क्या आएगा? अहोबल आएगा। अहोबल जी जो है उन्होंने अलंकार को 7 भागों में बांटा है। अगर इनके कौन कौन से 7 भाग अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब अहोबल का एक क्वेश्चन क्या बनता है? अहोबल का कौन सा ग्रंथ आता है भाई? संगीत परिजात। अब आपसे पूछा जाता है ये आधुनिक काल का है कि मध्यकाल का है? तो देखो मध्यकाल का है ये। कई बार क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि मध्यकाल का है आधुनिक काल का है, क्योंकि टाइम क्या है 1650 ईस्वी है और 1650 से 1800 तक का टाइम जो माना जाता है दैट इज मध्यकाल, और 1800 के बाद का जो टाइम माना जाता है वो होता है आधुनिक काल। ठीक है, इसको आप उत्तर मध्यकाल भी बोल सकते हो, लेकिन अगर उत्तर मध्यकाल ऑप्शन में नहीं है तो आप मध्यकाल को टिक करोगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसने अलंकार को 7 भागों में लिया है? दैट इज अहोबल जी हैं। और उसके अलावा देखिए इनका ग्रंथ कौन सा आता है? संगीत परिजात आता है, और इसका समय क्या है? 1650 ईस्वी। ठीक है, समय की क्या बात करते हैं? 1650 ईस्वी। श्रीनिवास का भी एक ग्रंथ आता है राग तत्व विबोध। ठीक है, राग तत्व विबोध। ओके, और लोचन और रामावती के बारे में भी आपको पढ़ना है। देखो लोचन के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि इन्होंने नायक नायिका भेद के बारे में बताया। क्या बताया है? नायक नायिका भेद के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। नायक नायिका भेद के बारे में किसने बताया भाई? लोचन ने बताया। ठीक है, लोचन ने बताया नायक नायिका भेद के बारे में। श्रीनिवास ने क्या किया था? इन्होंने आंदोलन संख्या मानी थी, स्वरों की आंदोलन संख्या, स्वरों की आंदोलन संख्या के बारे में किसने बताया था भाई? श्रीनिवास जी ने बताया था। स्वरों की आंदोलन संख्या के बारे में किसने बताया था? श्रीनिवास ने बताया था। अहोबल का याद रखिएगा, अहोबल का ग्रंथ आता संगीत परिजात, और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था भाई? सोमनाथ ने किया। और कब किया था? 1725 ईस्वी में। ठीक है, अहोबल का फारसी जो संगीत परिजात है उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? सोमनाथ ने किया था। और कब कौन से ईयर में किया था? 1725 ईस्वी में किया था। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा संगीतज्ञ है जिसने सुदर्शन नामक ठेके का बताया? सुदर्शन नामक ठेके के बारे में किसने बताया भाई? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही नया हो सकता है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। इसके ऑप्शन है नाना पानसे, ऑप्शन दूसरा है अहमद जान, तीसरा ऑप्शन आ जाता है इसका जाकिर हुसैन, और चौथा ऑप्शन आ जाता है अल्लाह रखा। बताइए सुदर्शन नामक ठेके के बारे में किसने बताया है? ठेके की जानकारी कौन देता है भाई? सुदर्शन नामक ठेके की जानकारी कौन देता है? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिए। देखो तो नाना पानसे जो आते हैं इन्होंने सुदर्शन नामक ठेके को जन्म दिया है। ये क्या है? पखावज वादक है। अहमद जान क्या है? तबला वादक है, और जाकिर हुसैन भी तबला वादक है, अल्लाह रखा भी तबला वादक है। ये कौन से घराने से हैं? पटियाला या पंजाब हो सकते हैं, ये भी पंजाब घराने से आते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा के बारे में याद रखना है। देखो सुदर्शन नामक ठेके के बारे में नाना पानसे ने बताया है। नाना पानसे पखावजवादी हैं, इन्होंने तदीन नामक एक वर्ड का आविष्कार किया था, तिक तक। ठीक है, और भी काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं जिन्होंने इन्होंने जिसके बारे में आविष्कार किया था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सुदर्शन नामक ठेके के बारे में किसने बताया थी? नाना पानसे जी ने बताया। ठीक है, अब एक और नया क्वेश्चन पूछती हूँ, ये भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग अगर आप देखो तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखूंगी, आपको उसका आंसर करके बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ थाप, मैं लिखती हूँ तबला,
ढोलक, पखावज, लास्ट ऑप्शन आ जाता है नक्कारा। नाड़ा, तकिट, धुमकिट। इसको मैच करिए कौन सा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसको आप मैच करके बताइए कि कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, देखो थाप जो होती है ढोलक से संबंधित होती है, नाड़ा जो होता है वो नकारा से संबंधित होता है, ठीक है, धकिट जो होता है वो पखाव से संबंधित होता है, और तकिट जो होता है वो तबले से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाड़ा जो है नकारा से संबंधित है, थाप जो है वो ढोलक से संबंधित होती है, क्योंकि ढोलक में हम क्या करते हैं, थाप मारते हैं। तो थाप किससे संबंधित हुई भाई, ढोलक से संबंधित हुई। और अगर नाड़ा की बात करते हैं तो नाड़ा किससे संबंधित है, दैट इज रिलेटेड टू नकारा। तकिट की बात करते हैं तो तबला से, और धकिट की बात करते हैं तो पखावज से। ठीक है, तो इसका सही आंसर अगर आप देखो तो क्या आएगा, 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है राग के बारे में। ऑप्शन आपको एक देती हूँ, अल्पतव, बहुत्व, दूसरा देती हूँ ऑप्शन वादी, संवादी, तीसरा ऑप्शन देती हूँ भटियाली, चैती, और चौथा ऑप्शन देती हूँ आविर्भाव, तिरोभाव। ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है, जो राग के बारे में जिक्र नहीं करता है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है वो जो सही नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही नहीं है, जो राग के बारे में आपको डिफाइन करके बताएगा। बताइए आप कौन सा सही नहीं। अल्पतव, बहुत्व, वादी, संवादी, भटियाली, चैती या आविर्भाव, तिरोभाव। इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका देखो सही आंसर जो आएगा वो आएगा नंबर ऑप्शन नंबर 3। ये जो है ये राग से संबंधित नहीं है। भटियाली क्या है भाई, भटियाली एक गायकी है, और ये कहाँ की है भाई, ये बंगाल की है। और चैती क्या है, ये भी एक गायकी है। ठीक है, ये भी एक गायकी आती है। बात करते हैं अल्पतव बहुत्व की। अल्पतव बहुत्व के देखो 2 भाग होते हैं, एक होता है लंघन और एक होता है, जैसे मैं इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन दूं तो अब जैसे अल्पतव है, अल्पतव के कितने भाग होते हैं भाई, 2 भाग होते हैं। अल्पतव के कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है लंघन और दूसरा कौन सा होता है, अनभ्यास, अनभ्यास। और बहुत्व के 2 भाग कौन से होते हैं, बहुत्व के 2 भाग कौन से होते हैं, ये भी 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक अल्पतव, सॉरी, बहुत्व के 2 भाग होते हैं, एक होता है अलंघन और एक होता है अभ्यास। ठीक है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा बहुत्व का प्रकार है, कौन सा। देखो लंघन का प्रकार होता है कि अगर वो राग में स्वर यूज नहीं होना तो उसको हमको कम से कम लांघना है, उसको लांग देना। ठीक है, उसको जोड़ नहीं देना। अनभ्यास, मान लो कि कोई पंचम स्वर है किसी राग में, उस पर ज़्यादा रुकना नहीं है, थोड़ा सा टच करके उसको चले जाना है। और बहुत्व में क्या होता है, इसको कि कोई भी स्वर है इसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो ग स्वर है तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, आपको ग को दिखाना है तो दिखाना ही है। और अभ्यास क्या होता है, अभ्यास का मतलब ये होता है कि गा जो है इस पर आप कितना पॉज कर सकते हो, कितनी ज़्यादा देर रुक सकते हो, दैट इज अभ्यास। क्योंकि कई स्वर ऐसे होते हैं जिसमें हमें अभ्यास करना ही पड़ता है स्वर का। जैसे कि राग यमन जो है उसमें नीरे गा को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है कि उसको अगर आप टच नहीं करोगे, नीरे गा को अगर आप नहीं लोगे तो वो क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा। वो राग का वो जो मेन पॉइंट है ना, जो राग की जो सुंदरता दिखाता है वो नीरे गा ही होता है ज़्यादातर। ठीक है,
और पा से ग पे आना वो भी उसकी क्वालिटी होती है। तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या करोगे, अभ्यास करोगे, यानी इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रुकोगे। अलंघन क्या है, इसको आपको लांग नहीं सकते, जैसे पा को है या फिर गंधार को या धैवत को, इनको स्वर को आप लांग नहीं सकते, इसको आपको मतलब अभ्यास करना है, इसके ऊपर रुकना ही है, अलंघन नहीं करना, लंघन नहीं करना इसका। बाकी अलगतव यानी अल्पतव से आप समझ ही जाते हो, कम महत्व का, ठीक है, कम महत्व का अलगतव का, लंघन मतलब लांग दो, उस स्वर को लांग दो, उस पर जोर मत दो। और अनभ्यास, अनभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है कि उसकी किसी चीज़ का अभ्यास करना, अनभ्यास का मतलब होता है उसका अभ्यास नहीं करना, ठीक है। चलिए, वादी संवादी का आपको पता ही है, वादी संवादी, ठीक है। वादी संवादी में कितनी श्रुतियों का अंतर होना चाहिए भाई, 9 से 12। कितनी श्रुतियों का अंतर होना चाहिए भाई, वादी संवादी में 9 से 12 का होना चाहिए। और वादी संवादी का एक क्वेश्चन ये बनता है कि वादी संवादी के बारे में वादी संवादी का ये क्वेश्चन बनता जाता है कि भाई कितनी श्रुतियों का अंतर बनती है, 9 से 12। देखिए शारंगदेव जी जो है उन्होंने क्या किया भाई, 8 और 12 श्रुतियों का अंतर माना है, ठीक है। 8 और 12 श्रुतियों का अंतर माना है वादी और संवादी में। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। वादी तो आपको पता है राजा बोला जाता है, संवादी होता है मंत्री होता है, अनुवादी जो होता है सेवक होता है, और विवादी किसकी संज्ञा देते हैं, विवादी को हम शत्रु की संज्ञा देते हैं। वादी स्वर क्या होता है, जो राग में सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, ठीक है। संवादी स्वर क्या होता है, जो राग में वादी स्वर से कम यूज होता है। अनुवादी स्वर कौन सा होता है, जो वादी संवादी को छोड़कर जितने भी स्वर होते हैं वो सारे अनुवादी होते हैं, जो राग में यूज हो गए हैं। और विवादी स्वर हम उसको बोलते हैं शत्रु स्वर, यानी कि उसका अगर स्वर का यूज नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप उसको लगा रहे हो, राग बिगाड़ रहे हो, तो शत्रु स्वर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आविर्भाव और तिरोभाव। आविर्भाव और तिरोभाव क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने कोई राग शुरू किया, जैसे मान लो आपने पूरे धनश्री राग शुरू की, ठीक है। उसमें अगर आप बसंत राग को दिखाना चाह रहे हो तो मतलब आप तिरोभाव कर रहे हो। लेकिन अगर आप बसंत राग का टच दिखाकर वापस से उसी राग पर आ रहे हो, दैट इज आविर्भाव, ठीक है। आविर्भाव क्या होता है कि जो मुख्य राग होता है हम जो लेके उसमें चेंजेस करते हैं और फिर हम किसी और राग में पहुंचते हैं, वो तिरोभाव होता है। और तिरोभाव करके यानी उस राग में चेंज करके वापस हम जब राग में आते हैं तो वो आविर्भाव होता है। तो इन सब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा वो। और कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अल्पता और बहुत्व का वर्णन भाई मिलता किस ग्रंथ में, तो संगीत रत्नाकर में मिलता है। सबसे पहले शारंगदेव जी ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, स्वस्थान किससे संबंधित है। एक आता है आलाप, दूसरा आता है प्रबंध, तीसरा आता है चैती, चौथा आता है कजरी। स्वस्थान का संबंध किससे है, किसके बारे में बात करता है स्वस्थान। तो देखो स्वस्थान के बारे में अगर हम बात करें, ये जानकारी हमको किससे मिलती है भाई, संगीत रत्नाकर से। संगीत रत्नाकर से स्वस्थान की जानकारी मिलती है। और स्वस्थान क्या है भाई, स्वस्थान एक आलाप का प्रकार है जो कि प्राचीन काल में यूज होता था। प्राचीन काल में आलाप के 4 प्रकार बताए जाते थे, लेकिन इस टाइम पे हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम आलाप के 2 ही प्रकार बताते हैं। एक नौन तोम का होता है, एक ओम का होता है, ठीक है। नौन तोम का और ओम का ये आलाप हम मानते हैं, लेकिन ये स्वस्थान वगैरह इन चीज़ों को हम नहीं मानते। जैसे द्वयर्थ होता है, एक द्विगुण होता है, ठीक है। ये सारे आलाप के प्रकार हैं जो आप एक पढ़ोगे अगर शारंगदेव के संगीत रत्नाकर में इन सब के बारे में जिक्र हुआ है। स्वस्थान जो है ये आलाप से संबंधित है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलाप जो है वो निबद्ध गायकी है या अनिबद्ध गायकी है। कई लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि अनिबद्ध और निबद्ध होता क्या है। देखो अनिबद्ध क्या होता है, जो ताल में बंधा ना हो, ठीक है। और निबद्ध क्या होता है, ताल में बंधा हुआ हो। तो आलाप जो है वो किससे संबंधित है, अनिबद्ध से। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि इनमें से कौन सा निबद्ध गान से संबंधित नहीं है, उल्टा करके पूछ सकता है कई बार आपसे, और आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा तो आलाप उसका सही आंसर आ जाएगा। यानी निबद्ध गान से संबंधित नहीं है, पूछ रही मैं, है नहीं। ओके, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, आलाप आ जाएगा। आलाप के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आलाप का भी इसके अंदर आलाप के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो आपके लिए पढ़नी जरूरी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये। चलो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं।
कि पूरे विश्व में जो टाइगर है सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? ये DSSS के रिलेटेड है, आप इसको पढ़ना जरूर क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। तो पूरे विश्व में टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, इंडिया सबसे ज्यादा बताना है आपको, बी चाइना, सी रशिया, डी कोई, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इंडिया। देखो भारत में अभी जब जनगणना की गई है 2003 में, जब इसकी बात करी गई थी, जब देखा गया था तो 1411 थे, ठीक है। लेकिन अब इसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या हो गई है, और इंडिया के बाद दूसरा स्थान आ जाता है रशिया का, ठीक है। इंडिया के बाद दूसरे स्थान पर रशिया आ जाता है, ठीक है। और आपको इंडिया के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा देखोगे तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है कि सबसे ज़्यादा आपको टाइगर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि पूरे विश्व में इंडिया में जो देखेंगे 2003 में 1411 थे टाइगर, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। पूरे विश्व में अगर टाइगर देखें तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की बात करें तो 2003 में 1411 थे, लेकिन अभी जब अमेंडमेंट हुआ था, अभी जो चेंजेस हुआ था उसमें इसकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई थी। अब कितनी जनसंख्या ये आपको बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, देखो ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। ब्रिक्स ये क्या होता है? ये 5 देशों का एक समूह है, 5 देशों का। अब ब्रिक्स में कौन कौन से आ गए? ब्राज़ील आ गया, रशिया आ गया, इंडिया आ गया, चाइना आ गया और साउथ अफ्रीका आ गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये बाद में जुड़ा था, ठीक है, ये बाद में आया था, इससे पहले ब्रिक था, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में अब टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? देखो 11 हो जाएंगे, 6 देश इसमें और जुड़ जाएंगे, और वो 6 कंट्री कौन सी है मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। आप उस वीडियो पे जाके विजिट कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना। अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो मैंने इसमें आपको मेंशन कर दिया। थैंक यू सो मच।